पिछला दिन जो बेसिक स्टार्ट हुआ था उसमें बताया गया था एटॉमिक नंबर के बारे में और फॉर्मूला एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, यही सब ना बताया गया था। रेडिकल के बारे में बताया गया था, फॉर्मूला वेट बताया गया था। चलिए स्टार लगा के ही नहीं डालिए तो। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। नीचे लिखेंगे देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है एसेंशियल पार्टिकल, जो हर हाल में रहना चाहिए। एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं माइनस से। दूसरा है प्रोटॉन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं पी प्लस से। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एन जीरो से। मतलब किसी भी एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। लिखेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से और न्यूट्रॉन को एन जीरो से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए न्यूट्रॉन पर हम जीरो लिखते हैं। साथ साथ लिखते चलिए, ये सब बहुत हल्का हल्का चीज है और आप आसानी से कर सकते हैं। हो गया यहाँ तक लिखा हुआ। देखो यहाँ एटम के बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल में कौन कौन चीज आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहता है और इस प्लेस को कहा जाता है न्यूक्लियस।
ये सब बात आप तनी मनी बात पहले से भी जानते होंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये सब बात पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत कि नहीं? इतना बात आप कर लीजिए। इसके बाद हम नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होता है, और ये नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ये बताइए एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है, प्रोटॉन निकालना हो तो वो भी उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है, और यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यानी आप यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं तो ए में से जेड को घटा देंगे। एक्चुअल में हम आपको ये सिखा रहे हैं कि किसी भी एटम में आप कैसे ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। एक तो एग्जाम्पल कर लीजिए, ये बहुत सिंपल चीज है, आप समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आज से पहले एक्स्ट्रा क्लास जो छूटा हुआ टॉपिक चल रहा है उसमें मात्र एक क्लास हुआ है जिसमें आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया था, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया था, एटॉमिक मास के बारे में बताया गया था, और फॉर्मूला वेट के बारे में बताया गया था। तो यदि जरूरत किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की पड़े या एटॉमिक मास की पड़े तो आप पीछे वाले क्लास से उसको देख के लिख सकते हैं। जो नहीं देख पाए हैं, वीडियो है यूट्यूब पर, पहला लेक्चर शारदा केमिस्ट्री चैनल में जाके फर्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको, लेक्चर 1। वीडियोज में जाइएगा तो सबसे पहले यही मिलेगा। आज लेक्चर 2 चल रहा है, तो इसको हटाएं क्या? वहां धूप है तो इधर भी बैठ सकते हो, जहां पर ना लगे धूप, या आगे आ जाइए। धूप नहीं लग रहा है? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अल्मुनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और एटॉमिक मास होता है 27। इसी को हम ए कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जेड। तो बताइए, आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होता है? जेड के। तो इलेक्ट्रॉन होगा 13। प्रोटॉन कितना होगा? किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा इक्वल होती है, और ये संख्या होती कितनी है इसके लिए आपको किस पर जाना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर पर। और बताइए न्यूट्रॉन कितना होगा? 27 माइनस 13 यानी कितना? 14। तो क्या दो तीन मतलब क्या सारे एलिमेंट के लिए ये काम आप कर सकते हैं या नहीं? आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, टॉपिक चेंज होगा। क्या बढ़े आगे? एक आध को एग्जाम्पल पर खुद से काम कर लीजिए आप। आयरन में निकालिए तो इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आयरन का सिंबल है। ऑक्सीजन में निकालिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और यदि आप इसका पता करना चाहते हैं तो आपको हर हाल में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। पिछला क्लास यदि आप नहीं किए हैं तो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो देख के तब क्लास में बैठिएगा। एक तो जिनका छूटा हुआ है उनको पढ़ा रहे हैं, इसमें भी छूट जाएगा तब आपको परेशानी होगी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ तो, बताओ रे इसका एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास 56, सही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास को हमेशा ऊपर लिखा जाता है सिंबल में। तो ये 26 होगा, ये भी 26 होगा और ये हो जाएगा 56 माइनस 26 यानी कितना 30। 8 8 और 16 माइनस 8 यानी 8। टॉपिक अब हम चेंज कर रहे हैं, लिखेंगे यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास। यहां से उलझाता है केमिस्ट्री, थोड़ा यहां सुलझे हुए रहिए तो आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चेंज करो इसे। इससे पहले कि हम इसको चेंज करें कुछ बेसिक बात हम पूछ रहे हैं आपसे, लिखिएगा मत इसको, आपको सिर्फ जवाब देना है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कितना होगा 18। कैसे निकालेंगे, जितना भी एटम है सबके एटॉमिक मास को जोड़ दिए होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो एक का 1 तो दो का 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ये आना चाहिए। जैसे हम यदि आपसे पूछें H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कह दें या फॉर्मूला वेट कहें, एक ही बात है ना। कैसे निकाले थे याद करो, एक हाइड्रोजन का 1 तो दो हाइड्रोजन का 2। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 4 ऑक्सीजन है तो 64। अब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना 98। इसी को हम कहते हैं 98 को इसका कहेंगे, या तो मॉलिक्यूलर वेट कह देंगे, नहीं तो इसी को हम लोग फॉर्मूला वेट भी बोलते हैं। इसकी जरूरत पड़ने वाली है अब यहाँ पर। अब आप इसके बारे में जानिए। हाँ ठीक है, तो नहीं सोचने रहिए अभी। तो फिर आइए ना लौटबो करो। चलो तो जय श्री। हाँ देखिए, मास का यूनिट दो तरह का होता है। एक होता है वो फिजिकल यूनिट और दूसरा होता है केमिकल यूनिट। आप इसको मोटा मोटी ऐसे ही भरवली समझ लीजिए कि फिजिकल यूनिट क्या होता है, केमिकल यूनिट क्या होता है। जिस जिस सभी यूनिट का उपयोग आप फिजिक्स में करते हैं या आप अपने डेली लाइफ में करते हैं, वो आता है किसके अंतर्गत, फिजिकल यूनिट के अंतर्गत। और वह सभी यूनिट जिसका यूज आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट थोड़ा आसान होता है और केमिकल यूनिट जो होता है ना ये थोड़ा उलझा हुआ होता है। आप पढ़ क्या रहे हैं, केमिस्ट्री, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल यूनिट। तो इन सब चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा। जैसे
यूनिट यहाँ पर मास के यूनिट का क्या मतलब है आप ये समझिए। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे आप दुकान में जाते हैं और दुकान में जाके कहिए कि हमको 5 चीनी दीजिए, क्या ये वैलिड बात है? क्या बोलना पड़ेगा आपको? 5 केजी चीनी दीजिए या 500 ग्राम चीनी दीजिए, तो कुछ ना कुछ यूनिट बोलिएगा ना कि आप किस मात्रक में लेना चाहते हैं। उसके सब 5 क्विंटल चीनी चाहिए, 5 मन चीनी चाहिए, उस हिसाब से दुकानदार आपको तौल के देगा। तो हमारी भाषा को आप समझ सकें, आपकी भाषा को हम समझ सकें, साइंस की भाषा को आप समझ सकें, इसके लिए यूनिट को समझना बहुत जरूरी है। तो हम किसके यूनिट पर काम कर रहे हैं? मास के यूनिट पर। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए दूध लेने गए, आपने कहा कि 5 केजी दूध दीजिए, तो वहां पर क्या बोला जाएगा? 5 केजी दूध दीजिए या कुछ और बोला जाएगा? 5 लीटर दूध दीजिए। तो ये लीटर जो है ये भी एक यूनिट है, लेकिन वो किस चीज का यूनिट है? वो मास का यूनिट नहीं है, वो किस चीज का यूनिट है? वॉल्यूम का। जैसे वॉल्यूम का मेजरमेंट हम लीटर में करते हैं, मिलीलीटर में करते हैं, उसी प्रकार मास के यूनिट का जो यूज है हम करते हैं किस में? ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल में, इस सब में करते हैं। लेकिन उतना नहीं जानना है, 2 यूनिट आपको जानना है हर हाल में। और जानना क्या है आप ये जानते हैं, साइंस में जनरली मास का यूनिट फिजिकल में चलता है 2 चीज में, एक ग्राम में और दूसरा किलोग्राम में। और केमिकल यूनिट में प्रायः 2 यूनिट चलता है, एक चलता है मोल और एक चलता है ग्राम इक्विवेलेंट। एक मोल है और दूसरा क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। आप ग्राम और किलोग्राम पहले भी सुने होंगे, हो सकता है कि आप मोल भी सुने हो। ग्राम इक्विवेलेंट के सुनने की संभावना थोड़ी कम है। आप जानिए, यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको इस चारों रिलेशन को एकदम जबरदस्त करना पड़ेगा, नहीं तो आपसे संभव नहीं है कि आप पढ़ सकें। मतलब इस एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने आपको आना चाहिए, और इसके लिए आपको चाहिए रिलेशन, और रिलेशन जानने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए यहाँ। जैसे एक चीज तो आप सब जानते होंगे कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। क्या ये नहीं जानते हो आप? यानी हमको कहीं पर लिखा हुआ है 500 ग्राम चावल, तो इसको केजी में कैसे बदलेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। और कहीं लिखा हुआ है 10 केजी चावल, तो इसको ग्राम में कैसे बदलेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आप पहले से जानते हैं। यानी हमको इधर कुछ भी नहीं करना है, हमको जो भी काम करना है वो किस में किस 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 में करना पड़ेगा? मोल के लिए करना पड़ेगा और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए करना पड़ेगा। जिस तरह से आप केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में बदल सकते हैं, उसी प्रकार आप ग्राम को मोल में भी बदल सकते हैं, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में भी बदल सकते हैं। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, gm.eq. और केमिस्ट्री में इसी दोनों यूनिट का जरूरत है, उसका तो बहुत कम यूज है, और वो तो आप पहले से जानते भी हैं। तो अभी हम सीखेंगे किसके बारे में? पहले सीखेंगे मोल के बारे में और फिर सीखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। और ये सब बहुत सिंपल चीज है, आप लिखिए तो इसको पूरा कीजिए। इसको उतार लेंगे। हो गया लिखा हुआ। अब देखो, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सिखा रहे हैं और आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या कैसे करना है। यदि आपको केजी निकालना हो तो आप ग्राम में किस चीज से भाग दे देंगे? 1000 से। या इसको थोड़ा और ढंग से लिखें,
वेट में 1000 से डिवाइड कर देना, खाली वेट रहना किस चीज में चाहिए, ग्राम। अच्छा एक बात और, वेट और ग्राम दोनों में अंतर होता है। फिजिक्स में आपको ये बताया गया था, बेसिक केमिस्ट्री में हम भी आपको डिटेल में बताए हैं कि एक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा जो है वो क्वांटिटी होता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में और केमिस्ट्री में हम वेट और मास को एक ही लेके चलते हैं, तो आप वहां पर कंफ्यूज्ड मत होइएगा। तो केजी को यदि ग्राम में बदलना हो, सॉरी, वेट मान लीजिए ग्राम में दिया हुआ है और उससे हमको केजी चाहिए, तो किस से भाग देंगे, 1000 से। यदि हमको वेट दिया हुआ है ग्राम में और हमको चाहिए मोल, तो इसको डिवाइड करना पड़ता है फॉर्मूला वेट से। फॉर्मूला वेट तो आप समझ रहे हैं, पिछला दिन बताए थे इसके बारे में, वही जो जोड़ जोड़ के लिखते हैं, ये चाहिए। आप बताइए फॉर्मूला वेट तो निकाल सकते हैं, जैसे अभी तुरंत बताया था ना H2O का कितना, 18, बस वैसे ही। तो आपको ये एक फॉर्मूला पहले से पता है, ये पता होना चाहिए आपको। और एक तीसरा, यदि आपको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए और ग्राम में दिया हुआ है, मान लो वेट ग्राम में दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है इक्विवेलेंट वेट से। तो बताइए, तो इसमें आप कौन चीज अभी तक पढ़े नहीं हैं, अभी तक जैसे 2 क्लास हुआ है, दूसरा क्लास है ना आज, इसके बारे में तुमको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो कहीं दे दिया 200 ग्राम चीनी, कितना ग्राम कितना केजी होगा, तो क्या करेंगे, 200 बटा 1000। मोल पता करना, जैसे मान लो दे दिया 180 ग्राम वाटर, उसको मोल में बदलिए, तो यहाँ पर 180 रखेंगे और वाटर का फॉर्मूला वेट यहाँ रखेंगे, निकल जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट, यदि आपसे कह दे कि 180 ग्राम वाटर है, बताइए वो कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, तो 180 में किस चीज से डिवाइड करना होता है, इक्विवेलेंट वेट से। और आप अभी तक इक्विवेलेंट वेट के बारे में जानते नहीं हैं, यानी बस आप एक चीज के बारे में नहीं जानते हैं, वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट। तो इसके बारे में हम जान लेंगे, पहले हम थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इस पर तो करने की जरूरत नहीं है, इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद फिर हम इसको भी क्लियर करेंगे। पहले आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। तो यानी यहां से ये समझ में आया कि ग्राम यदि किसी भी सब्सटेंस का दे दिया जाए ना, तो इस फॉर्मूला की मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से उसको मोल में बदला जा सकता है। यदि किसी सब्सटेंस का ग्राम दे दिया